गुज़श्ता वीडियो में मैंने लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको प्रूव करवाया था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों जो आपस में कोलाइड कर रहे हों उनका जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन वो बराबर होता है आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के। आज हम उस लॉ को अप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और इसलिए इसको हम कहेंगे टू बॉडी कोलिजन, यानी इसमें हम सिर्फ दो मैसेज कंसीडर करेंगे और हम देखेंगे कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को उन दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि चूँकि हमने अब तक जितने भी केसेस पढ़े हैं हमने ये सपोज़ किया है कि ऑब्जेक्ट की मैसेज जो हैं वो सेम रहती हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के, इसलिए हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और हमने ये कहा है कि उनकी मैसेज जो हैं वो बिफोर कोलिजन M1 और M2 हैं और आफ्टर कोलिजन भी उनकी मैसेज M1 और M2 ही हैं, यानी मैसेज चेंज नहीं होती। दिस इज़ द फंडामेंटल असम्पशन दैट वी आर टेकिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोलिजन्स। जबकि दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बिफोर कोलिजन पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है और इसी तरह आफ्टर कोलिजन पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो v1i से v1f हो जाती है, लेट मी मेक इट v1f, और आफ्टर कोलिजन दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v2f हो जाती है। तो ये हमारे पास डेटा है और अब हमने इसको यूज़ करके मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स हासिल करने हैं टू बॉडी कोलिजन के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी कहा कि हमने चूँकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया है जो हमें ये बताता है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उनका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए उनके टोटल मोमेंटम के आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये हमें बताता है कि टोटल मोमेंटम of all the objects before collision, let me call it delta pi, that is the total momentum before collision, ये इक्वल होना चाहिए डेल्टा पी एफ के विच इज़ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पे आप गौर करें कि चूँकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने ये जो वेक्टर का एरो का निशान है जिसको मैं लाइन से ज़ाहिर करता हूँ ये इक्वेशन के अंदर, या जब आप मोमेंटम का सिंबल लिखते हैं तो ये उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। बी केयरफुल अबाउट इट। अब हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो होता है P इक्वल्स मैस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम ये मोमेंटम की जो इक्वेशन है या फार्मूला है ये हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो बिफोर कोलिजन वाली जो सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास वो बनेगी मैस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन प्लस mass of the second object velocity of the second object before collision, this is the total momentum of the two objects before collision, और ये इक्वल आएगा हमारे पास total momentum of the objects after collision which would again be mass of the first object but now velocity of the first object after collision, so v1f प्लस हमारे पास आएगा m2 which is mass of the second object multiplied by velocity of the second object after collision। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सोल्यूशन आता है दो ऑब्जेक्ट्स के कोलिजन के लिए, एंड दिस इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मैं अनसर्कल कर देता हूँ क्योंकि इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे आगे चल के, लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक दो रिजल्ट्स इस इक्वेशन से ड्रॉ करना चाहता हूँ। और वो रिजल्ट्स ये हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो वो यूँ हो सकता है कि मैं ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको इक्वेशन की एक साइड पे लेके आ सकता हूँ और सेकंड ऑब्जेक्ट को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जा सकता हूँ। तो अगर मैं m1 जो है ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं लेफ़्ट साइड पे रखता हूँ तो मैं ये वाली जो टर्म है इसको लेफ़्ट पे ले आऊँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा m1 v1i, और ये दूसरी तरफ आके इक्वेशन माइनस हो जाएगी तो ये बनेगा m1 v1f, और ये इक्वल आएगा m2 v2f माइनस m2 v2i। तो ये मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया है तो हमारे पास ये फॉर्म आई है। और अब हम लेफ़्ट साइड से m1 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर m1 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी v1i माइनस v1f। और मैं अगेन आपको कहूँगा कि बी केयरफुल अबाउट द वेक्टर साइंस। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो आपने उसको वेक्टर ही लिखना है, और यहाँ पे हम इसको वेक्टर इसलिए लिखेंगे कि हम जनरल टू बॉडी कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं। मैं ये नहीं सपोज कर रहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है या वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, और इसीलिए मैंने इसकी अब कोई डायग्राम भी ड्रॉ नहीं की। अब हमें पता है कि टू बॉडी कोलिजन किस तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, मिसाल के तौर पर वो टेबल की सर्फेस के ऊपर हैं, जैसे बिलियर्ड बॉल होता है या स्नूकर की गेम होती है तो वो सर्फेस के ऊपर ही रहते हैं। दैट्स अ टू बॉडी टू डायमेंशनल कोलिजन। तो उसके लिए मुझे अब
डायग्राम ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और इन जनरल मैं इस कुलियन को वेक्टोरियल फॉर्म में डील कर सकता हूँ, यानी वेक्टर इक्वेशंस ड्रा कर सकता हूँ उन क्वांटिटीज़ की जो हमें रिक्वायर्ड हैं, और फिर एंड पे उन वेक्टर इक्वेशन को हम सिंपली एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए या फिर जेड एक्सिस के लिए लिख सकते हैं। लेकिन इन जनरल इस वक्त तक मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सारी की सारी वेक्टर इक्वेशंस है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। राइट हैंड साइड से अगर मैं m2 को कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा v2f माइनस v2i। तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती है। और अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, अगर मैं इस वेलोसिटी को, ये वाली वेलोसिटी जो है v1i माइनस v1f एंड सिमिलरली v2i माइनस v2f, इनको अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन कर लूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी m1 v relative 1 equals m2 v relative 2। v relative का मतलब है, इसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं, यानी अगर आप उनकी वेलोसिटीज़ को कंपेयर करें कि उनकी वेलोसिटी बिफोर कुलियन क्या थी और आफ्टर कुलियन क्या थी, तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। और राइट साइड पे हमारे पास नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि हमने जो v रिलेटिव डिफाइन की है वो हमने डिफाइन की है v इनिशियल माइनस v फाइनल। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो हमारे पास इनिशियल माइनस फाइनल बनेगी। और यहाँ से हमारे पास मोमेंटम की एक्सप्रेशन आ सकती है। जो फर्स्ट वाली हमारे पास लेफ़्ट साइड है यहाँ पे, ये वाली, ये हमें बताती है मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑफ कोर्स रिलेटिव मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको चेंज इन मोमेंटम कह सकते हैं ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास है डेल्टा p1 चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल है डेल्टा p2 के विच इज़ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और ये हमें ये बताता है कि ये जो हमारे पास इक्वालिटी आई है, ये हमें ये बताती है कि टोटल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मास इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द टोटल मोमेंटम ऑफ सेकंड मास। और इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट मास इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड मास। इक्वल एंड अपोजिट, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव साइन जो है वो हमें ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन में अपोजिट हैं। यही चीज़ मैंने ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्म में या फिर रिलेटिव मोमेंटम की फॉर्म में भी डिफाइन की है। ये हमें ये भी बता रही है कि हमने पढ़ा था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से कि जो हमारे पास ये जो डेल्टा p होता है ये हमारे पास होता है इम्पल्स के बराबर। तो हमारे पास ये भी हमें बता रहा है कि J1 इम्पल्स इक्वल्स J2, यानी इम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू इम्पल्स ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप इसको जो हमने इम्पल्स को डिफ़ाइन किया था उस फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास था f1 dt, और ये राइट साइड हमारे पास थी माइनस साइन वैसे आएगा, और J2 क्या था f2 dt। और जिसको आपने यूं भी कहा था फोर्सेस की फॉर्म में कि ये हमें ये बताती है कि फ़र्स्ट ऑब्जेक्ट जो सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है वो इक्वल और अपोजिट है उस फोर्स के जो सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, विच इज़ सिंपली न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम इस इक्वेशन से ये दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। पहला ये कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। और दूसरा कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो पहला ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कुलियन दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है वो इक्वल एंड अपोजिट है उस फोर्स के जो दूसरा ऑब्जेक्ट कुलियन के दौरान पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। अब हम इस इक्वेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये वाला मेन रिजल्ट जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था, दो स्पेशल केसेस के लिए। और उनमें से जो पहला स्पेशल केस है वो है कि जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट कुलियन के बाद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। अगर आपको लास्ट वीडियो याद है जहाँ पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात की थी, तो मैंने जो दो एग्जांपल्स आपको सॉल्व की थी वो प्रीसाइजली हमारे पास यही थी कि कुलियन के बाद ऑब्जेक्ट, पहली एग्जांपल मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर ऑब्जेक्ट कुलियन के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। और दूसरी एग्जांपल मैंने ये बात की थी कि अगर ऑब्जेक्ट्स कुलियन से पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बाद में अलग हो जाते हैं तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन ये अब मोर जनरलाइज्ड केस में है, यानी टू बॉडी कुलियन है और हम वो जो वेलोसिटी है कुलियन के बाद उसकी एक जनरल वेक्टर फॉर्म ड्राइव करना चाहते हैं। तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कुलियन के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप लास्ट वीडियो से रिकॉल करें कि इसका मतलब है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स जुड़ गए हैं तो जो पहले ऑब्जेक्ट की फ़ाइनल वेलोसिटी होगी वही दूसरे ऑब्जेक्ट की भी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो साथ एक दूसरे के जुड़ गए हैं और इनको हम सिंपली वेलोसिटी v डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है
ये वाली जो मैंने सबसे पहले ड्राइव की है, इसकी राइट हैंड साइड जो है ये सिंपली हमारे पास बनेगी m1 प्लस m2 इंटू वी, और ये v वेक्टर है इस केस में। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी m1 v1i प्लस m2 v2i, और राइट साइड हमारे पास अब बन जाएगी m1 प्लस m2 इंटू वी, और ये अब ये वाली कंबाइंड वेलोसिटी है जो कुलियन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स की होगी, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टिक कर जाते हैं तो वो अब इकट्ठे मूव करेंगे। और यहाँ से हम वेलोसिटी जो हमें कुलियन के बाद दरकार है उसका फार्मूला लिख सकते हैं, v इक्वल्स m1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, v1i प्लस m2 v2i डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है उस सिनेरियो के लिए जब ऑब्जेक्ट्स कुलियन के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जनरल फार्मूला है। कल हमने इसको सॉल्व किया था वन डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे ये जनरल है, दिस इज़ अ वेक्टर इक्वेशन, विच मीन्स कि इसको हम अब एक्स एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं और वाई एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ये जो v है ये हमारे पास अब किसके इक्वल है, वी एक्स और वी वाई। अगर हम दो डायमेंशंस की बात कर रहे हैं यानी 2D कुलियन की बात कर रहे हैं, अगर हम 3D कुलियन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल यही फार्मूला वी जेड का भी होगा। यानी जहाँ जहाँ पे आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे ये वाला है, ये वाला है, यहाँ पे आपने इसको वी एक्स वी वाई और वी जेड से रिप्लेस करना है। तो हमारे पास उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी जो कुलियन के बाद स्टिक कर गए हैं एक दूसरे से, उनकी कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी फॉर एक्स एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस एंड फॉर जेड एक्सिस। और अगर आपने टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको फिर वी एक्स और वी वाई और वी जेड से पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा जो केस यहाँ पर मैं कंसिडर करना चाहता हूँ वो हेड ऑन कुलियंस का है। और हेड ऑन कुलियंस की डेफिनेशन ये है कि हेड ऑन कुलियंस ऐसे कुलियन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, विच मीन्स कि सिंपली हमारी जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन हो गई है। तो इस सिनेरियो में जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो जनरल रिजल्ट मैंने ड्रॉ किया था, ये सिंपली क्या बन जाएगी, या फिर एक्स एक्सिस के लिए बन जाएगी, या फिर वाई एक्सिस के लिए बन जाएगी, या फिर जेड एक्सिस के लिए बन जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैसे डिफाइन किया है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सिंपली बन जाएगी m1 v1x प्लस m2 v2x इक्वल्स m1 v1, ये हमारे पास बनेगा m1 v1 ix। तो ये हमारे पास ix आएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये भी v2ix बनेगा। और सिमिलरली अब हमारे पास बनेगा m1 v1 fx फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस m2 v2 fx फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और f जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोशन इज टेकिंग प्लेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि मैंने वेलोसिटीज़ के ऊपर से जो वेक्टोरियल साइन था वो ख़त्म कर दिया है, और उसकी रीज़न ऑब्वियसली यही है कि अब चूँकि मैंने सपोज कर लिया कि मोशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, तो विच मीन्स के आई नो इन विच डायरेक्शन द मोशन इज़ टेकिंग प्लेस। तो अब मुझे वेक्टोरियल साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टोरियल साइन हमें जनरली बताता है कि मोशन जो है इट इज़ हैपनिंग इन मोर देन वन डायरेक्शन आर अलॉन्ग मोर देन वन कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लिसिटली ये कहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब मैं सिर्फ एक डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, विच मीन्स आई डू नॉट नीड वेक्टर इक्वेशंस एनी मोर, आई कैन जस्ट डील विद स्केलर इक्वेशंस। और अब यहाँ पे मैंने जो वेलोसिटीज़ हैं उनको स्केलर कर दिया, सही है, यानी ये स्पीड्स बन गई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मोशन है वो प्योरली या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। दैट इज़ जस्ट लाइक न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अलॉन्ग वन पर्टिकुलर एक्सिस। तो उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स जो थे वो प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते थे। तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, तो हमें अब वाई एक्सिस या जेड एक्सिस को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, बट ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड इट वी नीड टू सॉल्व अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू नाउ. So this is the first example that I'm going to solve for you, and this is exercise 6.20 of the book of course Halliday, Resnick and Crane. और इसकी स्टेटमेंट ये है, the blocks in figure 6.23 slide without friction. So हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं. What is the velocity v of 1.6 किलोग्राम ब्लॉक आफ्टर द कुलियन? और हमने कुलियन के बाद ये जो ब्लॉक है 1.6 किलोग्राम वाला, यानी ये फर्स्ट ब्लॉक जो है जिसके ऊपर उन्होंने v सिंबल दिया हुआ है,
इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस चीज़ के ऊपर गौर करें, जो वो कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं या ब्लॉक्स जो हैं ये फ्रिक्शन के बिना स्लाइड कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि हमने 5वें चैप्टर में ही, तो अभी लास्ट चैप्टर में यानी फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वाई वी आर इग्नोरिंग फ्रिक्शन नाउ। उसकी रीज़न ये थी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि हम जब 5वें चैप्टर से तक पहुंचे थे तो हम स्लोली डेवलप कर रहे थे अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 2। तो हमें 4 चैप्टर लगे थे उन कॉन्सेप्ट्स तक आने के लिए जो हमने 5वें चैप्टर में पढ़े थे। अभी ये जो मोमेंटम है, जो छठा चैप्टर है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ ऑफ कोर्स। अब तक आपको पता चल गया होगा कि इसका अब पुरानी जो इक्वेशंस हैं या फोर्स लॉज जो हमने पढ़े थे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगेन अब देखें आपके, चूँकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है तो बुक वाला क्या कर रहा है, हमें आसान सिचुएशंस दे रहा है, ताकि जब हम आसान सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर वो स्लोली मुश्किल सिचुएशंस की तरफ जाए, और इसीलिए वो अभी फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहा है। ओके, ये कह चुकने के बाद अब हम सिंपली, चूँकि मोशन वन एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम सिंपली जो ये वाली इक्वेशन है इसको यूज़ कर सकते हैं हम। और इस वाली इक्वेशन को यूज़ करें हम तो देखें हमें वेलोसिटीज़ भी दी हुई हैं ऑब्जेक्ट्स की बिफोर कोलिजन, और उनकी मैसेज भी दी हुई है। हमें सिर्फ v चाहिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की v चाहिए, यानी हमें ये वाली v1 चाहिए जिसको उन्होंने v कहा है। सही है, तो इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, और ये बन जाएगी हमारे पास v1 जिसको उन्होंने v कहा है, ठीक है। और आप ये भी गौर करें कि उन्होंने इसको v वेक्टर कहा है इन जनरल। उसकी रीज़न ये है कि वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम ये वाली इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम, चूँकि बताया गया है कि मोशन जो है वो 1 एक्सिस के अलॉन्ग है, सिंगल एक्सिस के अलॉन्ग है, ब्लॉक्स जो हैं वो एक लाइन में मूव कर रहे हैं, तो फिर हम इस इक्वेशन को स्केलर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जो कि हमने यहाँ पे किया है। और अब हम इस v1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये v1 बनेगा, बल्कि इसके साथ मैं m1 भी लिखता हूँ ताकि हमें आसानी से पता चल जाए। तो m1 v1 हमारे पास बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस, और अब प्लस नहीं आएगा, हमारे पास माइनस आएगा, क्योंकि मैं इस टर्म को लेफ़्ट साइड पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये बन जाएगा माइनस m2 v2 और अब मैं इस पूरी इक्वेशन को, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को m1 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास जो v1 बनेगा, जो मुझे रिक्वायर्ड है वो बनेगा v1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1। मैंने m2 को कॉमन ले लिया है और अंदर रह जाएगा मेरे पास v2 माइनस v2 अब v2 v2 m1 m2 v1 ये सारी वैल्यूज़ दी हैं। लेट मी एक्चुअली राइट द वैल्यूज़ फॉर यू। और जो v1 है वो है 5.5 मीटर्स पर सेकंड, प्लस m2 जो है वो है हमारे पास 2.4 किलोग्राम, और जो m1 है वो है हमारे पास 1.6 किलोग्राम, और जो v2 है वो है 2.5 मीटर्स पर सेकंड, और जो v2 है वो है 4.9 मीटर्स पर सेकंड। और अब देखें कि मैंने साथ में यूनिट्स बोले हैं लेकिन लिखे किसी के साथ नहीं है, और ये मैं अब लिख रहा हूँ सारे के सारे यूनिट्स। और ये यूनिट्स मेरे पास ऑफ कोर्स क्या आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट्स जो आएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड होंगे। और ये रहा, तो ये मेरे पास v1 है। अब ये सिंपल अलजबरा है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.9 मीटर्स पर सेकंड। तो v1 जो आएगा वो 1.9 मीटर्स पर सेकंड आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू के ऊपर गौर करें v1 के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो v1 था उससे कम है। अब सवाल ये है कि क्या ये सेंस बनाता है कि ये कम होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन यू फाइंड एन आंसर टू योर प्रॉब्लम, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस, क्योंकि इसने अपना कुछ मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दिया है। और आप देख सकते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 2.5 मीटर्स पर सेकंड से 4.9 मीटर्स पर सेकंड हो गई है, विच काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि इस ऑब्जेक्ट ने अपना कुछ मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट को दे दिया। तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी जो है, यानी इसका पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होना था, तो अब उसकी वेलोसिटी कम होके 5.5 से 1.9 मीटर्स पर सेकंड रह गई है। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है इट मेक्स सेंस। अब मैं एक और प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करता हूँ, विच इज़ एक्चुअली फुल 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। लाइक आप जो वेक्टर इक्वेशंस हैं उनको फुल एक्शन में देखेंगे, एंड दिस इज सैम्पल प्रॉब्लम 6.8। तो ये हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 6.8 है, और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ऑफकोर्स 2 डायमेंशनल कोलिजन है और उन्होंने डायग्राम दी हुई है। लेकिन अगर उन्होंने डायग्राम ना भी दी होती तो you can always plot a diagram when you are given a statement and you have been told that the collision is 2 dimensional। तो इसकी स्टेटमेंट ये है,
A puck is sliding without friction on the ice at a speed of 2.48 meters per second. puck जो है, अगर आपने कभी आइस हॉकी देखी हो टीवी के ऊपर, तो वो जो उनका बॉल होता है आइस हॉकी की गेम में, वो एक पक की तरह का होता है। या फिर जैसे कैरम बोर्ड की वो एक डिस्क होती है, जिसको शायद आप गोटियाँ कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर। वो जो कैरम बोर्ड की एक डिस्क होती है, उसको वो बिल्कुल पक की तरह की होती है, तो ये वो है। सो दैट पक इज स्लाइडिंग ऑन द आइस विद जीरो फ्रिक्शन at the speed of 2.48 meters per second. It collides with a second puck of mass 1.5 times that of the first and moving initially with a velocity of 1.8 meters per second in a direction 40 degrees away from the direction of the first puck. Figure 6.15. मैंने यहाँ पे डायग्राम को कॉपी किया हुआ है, but I want you to not look at diagram and try to draw your own diagram. So let's write down the data and then try to make sense of this problem by drawing our own diagram. Okay. तो हमारे पास जो डेटा है, अगर हम फर्स्ट पक की मैस को m कहें, तो जो m1 जो है वो हमारे पास m है, और m2 जो है वो हमारे पास उन्होंने बताई हुई है कि दैट्स 5 टाइम्स द मैस ऑफ फर्स्ट पक विच इज़ ऑफ कोर्स 1.5 m। और उसके बाद उन्होंने दी हुई है कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है विच मीन्स vi1, और ये वेलोसिटी है, और ये है 2.48 मीटर्स पर सेकेंड। गौर करें, यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वाई? बिकॉज द मोशन इज़ 2 डायमेंशनल, और उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि जो फर्स्ट पक है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। सो वी नीड टू कंसीडर वेलोसिटी एज अ वेक्टर। और सिमिलरली जो v2i है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, वो है हमारे पास 1.8 मीटर्स पर सेकेंड, 1.86 मीटर्स पर सेकेंड। और ये जो इनिशियल एंगल बनाती है, लेट मी कॉल इट phi2i इनिशियल एंगल, इट इज़ 40 डिग्रीज़ अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट पक। तो ये फर्स्ट पक की जो डायरेक्शन है उसके साथ 40 डिग्रीज़ का एंगल बनाती है। सही है। सो लेट्स कंप्लीट द स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू थिंक व्हाट इज ट्राइंग टू टेल अस। ओके, आफ्टर द collision द फर्स्ट पक मूव्स एट वेलोसिटी ऑफ 1.9 मीटर्स पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल 50 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू डू नीड टू रिमेंबर। तो हमारे पास जो v1f है, ये वेलोसिटी है हमारे पास 1.59 मीटर्स पर सेकेंड, 1.59 मीटर्स पर सेकेंड। और हमारे पास जो phi1f है दैट इज़ 50 डिग्री, और ये किस डायरेक्शन में है? जो फर्स्ट पक की इनिशियल डायरेक्शन थी उसके साथ 50 डिग्री है। सो वी विल रिमेंबर दिस। ओके, और फाइनली हमें कहा गया, ऑफ कोर्स उन्होंने डायरेक्शन शो की है, वी विल टॉक अबाउट दैट। और फाइनली कहा गया फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द सेकंड पक आफ्टर द collision। तो जो हमने चीज़ कैलकुलेट करनी है वो हमने कैलकुलेट करना है v2f, और ऑफ कोर्स हमने v2f कैलकुलेट करना है, ठीक है, विच मीन्स हमने कैलकुलेट करना है v2f एंड phi2f, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उन्होंने कहा है कि आपने v2f कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, विच मीन्स कि हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। नाउ दैट वी हैव ऑल द डाटा रिटन डाउन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, हमें ये कहा गया था कि हमारे पास 2 पक्स हैं जो मूव कर रही हैं, और अब मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ और उस डायग्राम को फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो हमें चूँकि दो पक्स हैं और हमारे पास जो collision है वो 2D collision है, तो हम सबसे पहले तो अपना XY कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस इज़ आवर XY कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज़ आवर पॉजिटिव X एक्सिस एंड दिस इज़ पॉजिटिव Y एक्सिस। नाउ क्वेश्चन, हमें ये कहा गया है कि जो फर्स्ट पक है वो मूव कर रही है विद सम स्पीड। हमें ये नहीं बताया गया कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन फिर हमें ये कंडीशन दी गई है कि जो सेकंड पक है वो फर्स्ट पक के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव कर रही है, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो फर्स्ट पक की डायरेक्शन के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो पहली पक है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है का मतलब ये है कि फर्स्ट पक के लिए जो डायरेक्शन है वो हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द फ्रीडम जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें दे रही है, ठीक है। और इस फ्रीडम को हम सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जब हम ये फ़र्ज़ करें कि जो पहली पक है वो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, एंड आई एम गोना एक्सप्लॉइट दैट कंडीशन और फ्रीडम टू चूज़ द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पक अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो दिस इज़ द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पक। और अब एक दफ़ा मैंने ये चूज़ कर लिया तो मेरी फ्रीडम ख़त्म हो गई। अब मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया हूँ कि जो दूसरी पक है उसकी डायरेक्शन जो है वो इसके साथ 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब एंगल आपने गौर करना है। मैं यूँ दिखाता हूँ कि जो दूसरी पक है वो ये हमारे पास m1 था, ये हमारे पास m2 है, और दूसरी पक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस तरह कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री है। ये वाला एंगल कैसे 40 डिग्री है? यहाँ पे आप गौर करें कि मैं ये वाला एंगल नहीं मेजर कर रहा, मैं इनके दरमियान पॉजिटिव 40 डिग्री एंगल मेजर कर रहा हूँ, ठीक है।
वो इस तरह के, अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट पक है ये इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पक की जब मैंने डायरेक्शन ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे ली, तो अब जो सेकंड पक है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्चुअली ये वाला एंगल 40 है। और चूँकि क्रॉस एंगल्स बराबर होते हैं तो इसलिए ये वाला एंगल 40 है, और इसलिए इस डायग्राम में उन्होंने ये वाला एंगल देखें 40 दिखाया हुआ है। बट डू नॉट कन्फ्यूज इट कि इन्होंने ये एंगल कैसे लिया है। असल में उन्होंने एंगल जो मैयर किए हैं वो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये 40 डिग्री, ये एंगल उन्होंने मैयर किया है। लेकिन चूँकि उन्होंने कुलियन जो है यूँ दिखाया कि कुलियन हमारे पास इस पॉइंट पे होता है जो कि ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो इसलिए उन्होंने इस एंगल को 40 दिखाया है, क्योंकि ये बिफोर कुलियन की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगर आप बाकी प्रॉब्लम्स जो आप प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे उनको करना चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास ये उन्होंने कहा गया है कि कुलियन के बाद जो पहली पक है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाती है। सो हाउ डज़ इट मेक द एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन? लेट्स डू इट। तो कुलियन के बाद जो पहली पक है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स से ये मेरे पास मैस है M1 आफ्टर कुलियन, और चूँकि कुलियन से पहले ये प्योरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही थी तो एंगल 0 था, तो कुलियन के बाद उन्होंने कहा है कि ये पहले वाली डायरेक्शन के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इट मीन्स कि इसका एंगल जो है वो 50 डिग्री है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस आफ्टर कुलियन। और सेकंड पक जो है वो कुलियन के बाद, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर सेकंड पक एंड लेट्स यूज़ दिस कलर। तो सेकंड पक जो है फर्स्ट करें कि वो इस डायरेक्शन में जाती है कुलियन के बाद, और इसकी वेलोसिटी और एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास M2 है, इसकी वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है, और ये एंगल जो मैं φ2f कह रहा हूँ ये भी हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, और ये हमारे पास डायग्राम दी हुई थी, और अब आप इसको देख सकते हैं। मैंने ये अपनी डायग्राम इसलिए ड्रा की है बिकॉज यू डू नॉट नीड अ डायग्राम इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ अ डायग्राम आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इस डायग्राम को ड्रा किया है। अब हम वापस जाते हैं इस वाली इक्वेशन पे जो हमने सबसे पहले की थी ड्रा, ये वाली इक्वेशन। और मैंने कहा था ये एक वेक्टर इक्वेशन है, यानी ये जितने एक्सेस के अलॉन्ग जितनी डायमेंशंस में मोशन हो रही हो उतनी इक्वेशंस बनेंगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है असल में दो इक्वेशंस बनेंगी। आई एम गोना राइट देम, एंड वो बनेगी M1 V1x V1ix प्लस M2 V2ix इक्वल्स M1 V1fx प्लस M2 V2fx। ये पहली इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, और ये दूसरी इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस। M1 V1iy प्लस M2 V2iy इक्वल्स M1 V1fy प्लस M2 V2fy, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं, और अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो V1x V2x V1y V2y हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं। लेट मी एक्चुअली राइट देम। जो V1ix है ये है हमारे पास V1i कोसाइन ऑफ φ1i। जो V2ix है ये है हमारे पास V2i कोसाइन i φ2i। फिर सिमिलरली जो हमारे पास इनके y कंपोनेंट्स हैं, यानी जो V1i y है वो बनेगा V1i साइन ऑफ φ1i। फिर जो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा V2i y वो बनेगा V2i साइन ऑफ φ2i, ठीक है। और इसी तरह चार जो हैं वो हमें फाइनल के लिए भी बनेंगे, यानी ये वाली जो हैं V1fx ये बनेगा V1f कोसाइन ऑफ φ1x। लेट मी एक्चुअली राइट इट फॉर यू। तो हमारे पास जो फाइनल के लिए बनेंगी वो बनेगी V1fx, ये वाला बनेगा हमारे पास V1f कोसाइन ऑफ φ1f। फिर V2fx बनेगा V2f कोसाइन ऑफ φ2f। फिर जो y कंपोनेंट बनेंगे वो बनेगा V1fy इक्वल्स V1f साइन ऑफ φ1f। और फिर फाइनली जो V2f बनेगा V2fy वो बनेगा V2f साइन ऑफ φ2f, ठीक है। अब हमें सारे एंगल्स पता हैं और सारी इनिशियल वेलोसिटीज़ पता है, हमने सिर्फ वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है और फिर उन ऊपर वाली दो इक्वेशन में यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो इनिशियल एंगल था फर्स्ट मैस का, इस वाली मैस का एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो इसका एंगल 0 है, तो ये हमारे पास सिंपली बन जाएगी V1i, सही है। और इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। इस जो दूसरी मैस है वो जा रही थी 40 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो ये बनेगी V2i कोसाइन
40 डिग्री, और ये V2I भी हमें दी हुई है और कोसाइन 40 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अब V1Y देखते हैं, ये है V1 साइन ऑफ फाई 1I, और मैंने आपको बताया कि जो पहली मैथ्स का एंगल है विद द एक्स एक्सिस वो 0 डिग्री है, तो साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 0। और जो V2I है ये हमारे पास बनेगा V2I साइन ऑफ 40, जो अगेन आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब ये हमारे पास जो पहली मैथ्स का फाइनल एंगल है वो 50 डिग्री है, तो ये हमारे पास बनेगा V1F कोसाइन ऑफ 50 डिग्री, जो गिवन है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास जो V2FX है ये बनेगा V2F कोसाइन ऑफ फाई 2F, और ये वो चीज़ है जो हमने कैलकुलेट करनी है, V2F भी और कोसाइन ऑफ और फाई 2F भी। और फिर हमारे पास जो इनका बनेगा ये बनेगा V1F साइन ऑफ 50 डिग्री फर्स्ट मैथ्स के लिए, और दूसरी मैथ्स के लिए हमने कैलकुलेट करना है V2F भी और फाई 2F भी, ठीक है। तो ये मैंने सारा एक्सपेंड करके लिख दिया, यू डू नॉट नीड टू राइट दिस। आपके पास एंगल और वेलोसिटीज गिवन है तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही काम मैं अब करने वाला हूँ। लेट मी टेक दीज 2 इक्वेशंस एंड सी व्हाट आई कैन डू। तो आप इनको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर आप पहली इक्वेशन में, इस पहले वाली इक्वेशन में, सही है, इस वाली इक्वेशन में M1 V1X M2 V2IX ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करें एंगल्स के साथ ऑफ कोर्स, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हैं, तो आप इससे सिंपली V2F फाई 2 कोसाइन F कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस पहली इक्वेशन को लिखता हूँ तो ये मेरे पास बनती है, लेट मी एक्चुअली नेम इट फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 को आप यूँ लिख सकते हैं, इक्वेशन 1, और ये हमें दे रही है M1 V1I कोसाइन ऑफ 0 डिग्रीज़ प्लस M2 V2I कोसाइन ऑफ 40 डिग्रीज़ इक्वल्स M1 V1F कोसाइन ऑफ 50 डिग्रीज़ प्लस M2 V2F कोसाइन ऑफ फाई 2F जो मुझे चाहिए। अब इस इक्वेशन में हमारे पास इन चीज़ों की वैल्यूज़ हैं, कोसाइन 0 1 होता है, V1I की वैल्यू भी है, M1 की वैल्यू भी है, M2 की वैल्यू भी है, V2I की वैल्यू भी दी हुई है, और कोसाइन 40 हम कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक नंबर है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड पे पहली टर्म जो है M1I हमारे पास मौजूद है, V1F मौजूद है, कोसाइन 50 ऑफ कोर्स हमें मालूम है, तो ये टर्म भी हमें मालूम है, और इस दूसरी टर्म में हमारे पास M2 की वैल्यू है और इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो हम इस सारी इक्वेशन को सिर्फ V2F कोसाइन ऑफ फाई 2F के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब ये आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आता है V2F कोसाइन ऑफ फाई 2F, और ये इक्वल आता है हमारे पास 2.4 मीटर्स पर सेकंड। इसको आप इक्वेशन 3 कहें, और याद रखें कि ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स पर सेकंड के हैं। अब आप कहेंगे कि लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी होनी चाहिए, तो इंडीड ये वेलोसिटी ही है, क्योंकि ये जो कोसाइन ऑफ एंगल है ये यूनिटलेस होता है, इट्स जस्ट अ नंबर, तो हमारे पास ये असल में इसके वेलोसिटी के यूनिट ही है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह अगर आप दूसरी इक्वेशन को अब लिखते हैं तो दूसरी इक्वेशन हमें देती है M1 V1I साइन ऑफ 0 डिग्रीज़ प्लस M2 V2I साइन ऑफ 40 डिग्रीज़ इक्वल्स M1 V1F साइन ऑफ 50 डिग्रीज़ प्लस M2 V2F साइन ऑफ फाई 2F। और इसमें भी बिल्कुल हमारे पास सिर्फ जो ये वाली चीज़ है ना V2F साइन ऑफ फाई 2F, इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को इस वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारे पास बनेगा V2F साइन ऑफ फाई 2F, और ये इक्वल आता है हमारे पास 0.38 मीटर्स पर सेकंड के लिए, सही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर सकते हैं एंगल के लिए और वेलोसिटीज़ के लिए। तो पहले आप क्या करें, इक्वेशन 4 के ऊपर डिवाइड कर दें इक्वेशन 3 को, तो ये हमें देगी V2F कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारे पास है V2F साइन ऑफ फाई 2F डिवाइडेड बाई V2F कोसाइन ऑफ फाई 2F इक्वल्स 0.38 मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2.4 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ से देखें मीटर्स पर सेकंड कैंसिल होगा राइट साइड पे, V2F कैंसिल होगा लेफ्ट साइड पे, और साइन ऑफ फाई 2F डिवाइड बाई कोसाइन ऑफ फाई 2F हमारे पास बनेगा tan ऑफ फाई 2F, और ये इक्वल बनेगा हमारे पास 0.38 डिवाइड बाई 2.4 के, और फिर फाई 2F जो है हमारे पास आएगा tan इनवर्स 0.38 डिवाइड बाई 2.4
4 और ये एंगल आता है हमारे पास 9 डिग्रीज़। तो एक दफ़ा ये एंगल आ गया तो आप इसको इस इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर दें इसमें, ठीक है। तो फाई टू एफ जो है 9 डिग्री आ गया, तो आपके पास फ़ौरन से यहाँ पे जो इक्वेशन 3 है वो हमें क्या दे देगी, इक्वेशन 3 हमें देगी वेलोसिटी की वैल्यू, और यहाँ से जो v2f है वो हमारे पास आ जाएगा 2.43 मीटर्स पर सेकंड। तो हमारे पास अब एंगल भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गया। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ें आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपके पास कुछ डेटा गिवन होगा और कुछ गिवन नहीं होगा, लेकिन आप जो मेन चीज़ है वो इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है आपने, यानी एंगल्स को एक्सप्लिसिटली लिखना है। और जब आप ये लिख लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट वाज अ बिट लॉन्ग बट इट इज़ वेरी इजी। हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन थी जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट पे ड्राइव की थी। लेट्स गो बैक टू दैट फंडामेंटल इक्वेशन, और वो इक्वेशन ये वाली है। और फिर इस इक्वेशन को आप एक्सप्लॉइट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो आई रिकमेंड कि आप बुक के अंदर जाएँ और इस तरह के प्रॉब्लम्स करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इनकी प्रैक्टिस करना टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड वी विल मूव ऑन टू मोर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल सी यू देन।